नमस्कार सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए परीक्षार्थियों की सहायता के लिए ये जो मुहिम चल रही है, इसमें बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं आपको सूचित करता हूं कि एक नए अध्याय को जोड़ा गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस चैनल पर इंग्लिश के अलावा किसी विषय का मैटर डाला जा रहा है और यह सब आप सभी के सहयोग से ही संभव हो सका है। कुछ विद्यार्थियों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि सर आप बोर्ड परीक्षाओं में जिस प्रकार से इंग्लिश का पेपर उपलब्ध कराते हैं उसी प्रकार से अन्य विषयों का भी पेपर उपलब्ध करवाएं। तो उनकी बात मेरे को जायज़ लगी कि हमें तो सहायता करनी है, तो वो किसी भी विषय में यदि संभव है तो की जा सकती है। तो उनकी रिक्वेस्ट पर काम करते हुए मैंने अपने साथी आबिद अली जी से, जो कि व्याख्याता हैं और श्री गंगानगर में पोस्टेड हैं, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ बोर्ड परीक्षा पैटर्न के आधार पर भूगोल विषय का तैयार करके जो पेपर उपलब्ध कराया है वो मैं आप सभी की सहायता के लिए चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूं। तो सर्वप्रथम तो आबिद अली का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का स्वागत और आपको भी धन्यवाद कि आपने इस मुहिम को सजग रखा और आगे भी इसी तरीके से आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपका सहयोग चैनल के साथ बना रहेगा। हम सभी विद्यार्थियों को मैं प्रस्तुत करता हूँ, यह भूगोल का पेपर है। इसको निर्माण में जो खंड हैं वो 4 खंड रखे गए हैं, जिसमें आपके सामने जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो प्रथम खंड है वो शुरू किया जा रहा है। तो इस प्रथम खंड में आपके जो बोर्ड पेपर में खाली स्थान आएंगे प्लस जो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके पास चॉइस रहती है एबस अदर, तो उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए लगभग 50 क्वेश्चनों का एक संकलन तैयार किया गया है और वो आपको उपलब्ध करवाया गया है, जो कि सेक्शन ए में होगा। और इससे संबंधित आपको जो बोर्ड पेपर है, आपका बोर्ड पेपर में आपको लगभग 12 क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे, जिसको कि आप हल कर पाओगे इन 50 क्वेश्चनों की सहायता से। 12 से 13 क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। ये जो संकलन किया गया है ये 50 का संकलन है और इस तरीके से किया गया है संपूर्ण आपकी जो पैटर्न है परीक्षा का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि आपको अधिक से अधिक सहायता मिल सके उन प्रश्नों को हल करने में। तो एक बार मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ इन सभी प्रश्नों को, जिससे कि कहीं कोई संशय आपके दिमाग में ना रहे। तो प्रथम जो प्रश्न है वो है, मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये परिभाषा किसने दी है, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये भूगोल की 2 परिभाषाएं हैं, तो इनको देने वाले भूगोलविद का नाम आपसे पूछा गया है। इसी प्रकार से तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि 1970 के दशक में किस विचारधारा का उदय हुआ। ये आपके सिलेबस से रिलेट करता हुआ प्रश्न है, तो आपको ध्यान होगा। मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का प्रारंभ किस दशक से माना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संरचना के प्रतिपादक विद्वान कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उसी प्रकार से प्रवास का अपकर्ष कारक क्या है। और अगला क्वेश्चन है जिसमें कि थोड़ा सा गणित की झलक मिलती है, ये आपको आता होगा। कै प्रदेश का क्षेत्रफल, यानी किसी एक प्रदेश का क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर हो, जनसंख्या है 2 लाख, तो उसका जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा गया है कि भी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो वो आपको निकालना है। अगला प्रश्न है, कटंगा जाम्बिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये पहला
सेक्शन है, तो ए सेक्शन के जितने पार्ट आगे जाते जाएंगे उसी तरीके से स्लाइड है वो आगे चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि घंटी के आकार का जो स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड है वो किस देश में है या किस देश का है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है, यानी मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। मानव विकास का सबसे पुराना उपागम क्या है। यूएनडीपी कब से प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है, यानी यूएनडीपी एक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। तो आपसे इस प्रश्न में चाहा गया है कि यह कार्य उसने किस वर्ष से शुरू किया था। विश्व का वह कौन सा देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को, ध्यान से सुनिएगा, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप माना है। क्लियर है, यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता ही उसकी प्रगति का मापन करता है। ऐसा किस देश ने किया है। किस उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से है। ये बहुत ही फेमस विद्वान है अमर्त्य सेन, इनको आपने भी सुना होगा अच्छे से। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय का उदाहरण दीजिए, यानी जो द्वितीयक या तृतीयक के जितने भी व्यवसाय होते हैं उनमें से आप उदाहरण मांगा है कि कौन सा व्यवसाय है वो द्वितीयक में गिना जाता है। तो उसके काफ़ी उदाहरण आप दे सकते हैं आराम से। स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, यानी स्थानांतरित जो कृषि होती है उसको मैक्सिको देश में अलग नाम से जाना जाता है। तो उसका आपको नाम बताना है कि मैक्सिको में लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली, ये आपका पूरा एक लेसन दिया हुआ है, उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है। यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा कौन सी कृषि का विकास किया गया, यानी यूरोप ने जिन जिन वर्ल्ड में जिन जिन देशों में उपनिवेश स्थापित किए थे तो वहाँ उन्होंने कौन सी कृषि का विकास किया था। ये वैसे तो कॉमन सेंस की बात है। मिश्रित कृषि की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है, तो मिश्रित कृषि है उसकी प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। पंचम क्रियाकलाप का एक उदाहरण लिखो। आपके सिलेबस में कई प्रकार के क्रियाकलाप दे रखे हैं, उसमें से इसने पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण मांगा है। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सभी प्रकार के क्रियाकलाप के एक एक दो दो उदाहरण है वो याद कर लें। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लें। अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। भारत विश्व के धरातल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, ये एबीसीडी में पूछे जाने वाला प्रश्न है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। देश में मैगजीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। एक खनिज है, खनिज के बारे में पूछा गया है। देश परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, इसमें के बीच में आएगा, देश के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। जर्मनी के सहयोग से स्थापित लौह इस्पात कारखाना कौन सा है, यानी कौन से लौह इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। ठीक है, बहुत पुराना है और बहुत प्रसिद्ध भी है। बॉक्साइट अयस्क से कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है। मेक इन इंडिया बहुत ही फेमस कार्यक्रम है, अभी भारतीय सरकार ने शुरू किया है, यानी यही जो अब केंद्र सरकार है मोदी जी की, उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े स्तर पर शुरू किया है और बहुत ही सफल भी रहा है। तो आपसे पूछा गया इसकी शुरुआत कब की गई। ध्वनि मापन की इकाई क्या है, यानी ध्वनि को मापने का इकाई क्या होती है। धारावी क्या है, ये पै है, ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। धारावी है तो धारावी क्षेत्र का नाम है, धारावी से रिलेटेड ही एक नाम है सीमापुरी, तो इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, यानी उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। भारत का सबसे प्राचीन इस्पात कारखाना कहाँ है, लौह इस्पात। BRO क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। खंडीय नियोजन का अर्थ क्या होता है। सर्वाधिक जन्म दर वाला महाद्वीप कौन सा है, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं वो महाद्वीप कौन सा है। ये भी एक्चुअल में माना जाए तो कॉमन सेंस की बात है।
जननांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये लास्ट स्लाइड है छोटे वाले प्रश्नों में से। किस देश का लिंगानुपात विश्व में न्यूनतम पाया जाता है? सीधी सी बात है, लिंगानुपात तो आप जानते हैं कि लड़का और लड़की के बीच का जो अनुपात होता है, कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, तो उसको ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि विश्व में किस देश का सबसे नीचा है, यानी सबसे कम वहाँ लड़कियां होती हैं। कौन सी आयु वर्ग जनसंख्या के क्रियाशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात क्या है, ये विश्व पर पूछ रहा है। ये ध्यान से देख लीजिएगा कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात क्या है। स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप कौन से हैं? विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महाद्वीप में पाया जाता है? सन्नगर शब्दावली है ये, का प्रयोग कब व किसने किया? कृषि घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अभी आपसे एक पहले भी पूछा गया था, वो था जन घनत्व, ये है कृषि घनत्व। UNDP क्या है? अभी इसका नाम आया था, है ना, उसकी फुल फॉर्म अब ये पूछ रहा है क्या है, तो उनका पूरा विश्लेषण। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर क्या है? 1974 में प्रकाशित स्माइल इज ब्यूटीफुल एक किताब का नाम है। पुस्तक के लेखक कौन है? गैरीसन नगर क्या है? कृषि घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखो। यहाँ देखिए आपसे ऊपर थोड़ा सा कृषि घनत्व पूछा गया था, यहाँ घनत्व ज्ञात करने का सूत्र पूछा गया है। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो ये इस प्रकार से आपसे जो छोटे वाले क्वेश्चन है, ये लगभग एक लाइन के अंदर, एक शब्द से लेकर एक लाइन के अंदर इनका आंसर है वो कवर हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये शायद 12 या 13 प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इनके लिए लगभग 50 प्रश्नों का संकलन करके आपको उपलब्ध करवाया गया है, और आशा है कि आपके वे 12 या 13 प्रश्न में से अधिकतर प्रश्न हैं वो इससे या तो आपको सहायता मिलेगी या पूर्णतः ऐसे के पूरा का पूरे प्रश्न आपके सही होंगे। अगली जो स्लाइड है वो लेते हैं आपके साथ। यहाँ से हमारा सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी का मतलब है कि उसमें प्रश्न है वो छोटे उत्तर हैं, 4 से 5 लाइन वाले, और उन प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। लगभग 10 से 12 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यहाँ आपको 20 से 22 प्रश्नों का संकलन करके दिया गया है, जिससे कि आपको परीक्षा में सहायता मिल सके। एक बार मैं इनको रीड आउट कर देता हूँ, कहीं कोई शंका है तो उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, भाषाई शंका को दूर करने की कोशिश करूँगा। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी घटकों को लिखिए। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव विकास के संदर्भ में सतत पोषणीय से क्या अभिप्राय है, यानी सतत पोषणीय को आपको मानव विकास के संदर्भ में समझाना है, सीधी सी बात ये है। विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर बंदरगाहों का वर्गीकरण कीजिए। मुक्त व्यापार किसे कहते हैं, इसके प्रमुख सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव लिखिए। पहले तो आपको समझाना है कि मुक्त व्यापार किसे कहते हैं, उसके बाद इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उनको आपको काउंट करवाना है। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य क्या हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्यापार परिमाण से आप क्या समझते हैं? प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह के नाम व मुख्यालय बताइए। भारत में उपग्रह के विकास के बारे में समझाइए। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि भारत में उपग्रह का जो विकास है उसके बारे में ये जानना चाहता है कि भारत में उपग्रह का जो विकास है वो कब से शुरू हुआ, किस किस स्टेज पर पहुँचा और किस तरीके से उसमें हम एडवांस होते गए, तो उन सभी को समझाना है। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, यानी साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी देनी है कि ये क्या होता है। अगली स्लाइड में चलते हैं। भारतीय प्रसार से हुए प्रवास की तरंगों पर टिप्पणी कीजिए। अगला है, भारत में सौर ऊर्जा के विकास हेतु कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आप ये सौर ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है, तो सौर ऊर्जा को समझाइए पहले, और उसके बाद ये बताइए कि इसके विकास के लिए भारत में भौगोलिक परिस्थितियां वो कैसे उपलब्ध है।
और आप तो राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में बहुत ही अच्छी भौगोलिक परिस्थितियां हैं सौर ऊर्जा से संबंध में। ये मैं आपको क्लू दे देता हूँ। भारत में प्रमुख कोयले के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? पृष्ठ प्रदेश से क्या आशय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। भारत में विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो विदेशी व्यापार का मतलब होता है कि जब आप विदेश से रिलेट करके कोई व्यापार करते हैं या विदेश की कोई कंपनी है वो भारत में आके व्यापार करती है, तो इसको विदेशी व्यापार की श्रेणी में रखा जाता है। आपसे इसकी प्रमुख विशेषताएं पूछ रहा है। अगला है, ग्रामीण अधिवासियों की प्रमुख समस्या क्या है? सघन व गुच्छित ग्रामीण बस्ती की विशेषता बताइए। नगरीय अधिवासियों के प्रकार लिखिए। तो आपसे दोनों प्रकार के पूछ लिए गए हैं, आपने ध्यान दिया हो तो, कि ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनकी विशेषताएं याद कर लीजिए। जनसंख्या संगठन क्या है और जनसंख्या वृद्धि के घटक बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि के घटक का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि के कारक कौन कौन से हैं, ये समझाना है आपको। टिप्पणी लिखनी है पनामा में स्वेज नहर, बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में, पनामा और स्वेज नहर के बारे में। और एक आजकल की जो नई प्रॉब्लम है, नई समस्या है पूरे विश्व के सामने, ग्लोबल वार्मिंग, उस पर आपसे टिप्पणी मांगी जा सकती है, तो उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। अगला सेक्शन है सी सेक्शन, इसमें बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बड़े क्वेश्चन का मतलब है व्याख्यात्मक जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, और इनका जो रेशियो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। एग्जाम में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और यहाँ आपको 8-9 क्वेश्चंस का संकलन करके दिया जा रहा है, जो कि आपको हेल्प करेगा। तो आपसे पहला जो क्वेश्चन किया जा रहा है सी सेक्शन में, फुटकर व थोक व्यापार क्या है, यानी दोनों प्रकार के व्यापारों को आपको समझाना है। अब फुटकर तो नॉर्मली आप जानते हैं, थोक शब्द भी जानते हैं, बस ये है कि इसको लैंग्वेज में आपको निकाल के लिखना है अच्छे से। दूसरा जो प्रश्न है वो सेवा क्षेत्र से क्या आशय है, समझाइए। सेवा क्षेत्र आप सभी समझते हैं, आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूँ कि सेवा क्षेत्र का मतलब होता है ऐसी व्यवसाय या ऐसे जो सर्विसेज जो कि लोगों की सेवा में कार्य करते हैं और उनके बदले उन्हें वेतन मिलता रहता है, उसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अंकीय विभाजन क्या है, वर्णन कीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारकों को स्पष्ट व्याख्या करो। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना उद्योग है और इसके विभिन्न कारक हैं, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए, और मैं तो कहूँगा कि इसको लिख के, इसके पॉइंट्स लिख के इसको तैयार कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, कच्चा माल उद्योगों को आकर्षित करता है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि उद्योग है वो कहाँ लगाया जाएगा, जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध होगा, तो इसी को भाषा में कहा जाता है कि कच्चा माल उद्योगों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको स्पष्ट करना है कुछ उदाहरणों के साथ। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में परिवहन के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करो। भारत की जो आपको भूभाग है वो अलग अलग विभिन्नताओं वाला है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको परिवहन के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी व्याख्या करनी है। अगला है, कोंकण रेलवे पर टिप्पणी कीजिए। और अगला है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग का वर्णन कीजिए। तो ये इस प्रकार से आपको परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है पूछे गए हैं, जिसमें जलमार्ग आ गया, परिवहन आ गया। तो आपको पता ही है 3 प्रकार के परिवहन होते हैं, उसमें से 2 से संबंधित क्वेश्चन है वो यहाँ पुटअप कर लिए गए हैं। अगला डी सेक्शन पे चलते हैं। तो डी वाला जो सेक्शन है वो वर्णनात्मक उसमें क्वेश्चन होते हैं। इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, और मैं आपको 5 क्वेश्चन है वो संकलित करके दे रहा हूँ, तो उनको थोड़ा सा देख लीजिए। विनिर्माण उद्योगों का वर्णन कीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नोट्स बना लीजिए और नोट्स को तैयार कर लीजिए, फिर जो लैंग्वेज है वो लिखी जाएगी आराम से। उद्योगों के विकास एवं स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके भी आप नोट्स तैयार कर लीजिए। भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि भू उपयोग वर्गीकरण, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या होता है, इसे भू राजस्व अभिलेख अपनाता है। अब इसके बारे में आपको पूरा वर्णन करना है,
पहले तो आप ये बताइए कि भूपयोग वर्गीकरण होता क्या है, फिर आप ये बताइए कि इसका कहाँ कैसे इसका प्रयोग होता है। भारत में गेहूं व चावल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन करो। तो भारत में के मुख्य खाद्यान्न है गेहूं और चावल। अब आपको ये बताना है कि इसके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया गया है वो है भारत के प्रमुख भौगोलिक प्रदेश। भारत में कौन कौन से भौगोलिक प्रदेश हैं, फिर उन भौगोलिक प्रदेशों की कृषि की स्थिति क्या है, और वहाँ का जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो कृषि को किस प्रकार से सपोर्ट करता है, या कैसे पर्यावरण स्थिति में कौन सी कृषि है वो होती है कौन से भौगोलिक प्रदेश में। ये प्रश्न इसमें लिया गया है और इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। अगला है कि भूगोल का जो पेपर है और उसमें यदि हम मैप की बात ना करें तो ये तो पेपर अधूरा रह जाता है। तो ये जो मैप के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये केवल आपको एक आइडिया देने के लिए ये दिया गया है। मैप वाला जो वर्क है वो केवल आपको आइडिया देगा कि इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, या मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की जगह है वो आपसे पूछी जा सकती है। वो सिर्फ आइडिया देने के लिए ये प्रश्न है वो दिए गए हैं, या ये जगह के नाम है, केवल आपको आइडिया दे रहे हैं कि आपको मैप में किस किस प्रकार की चीज़ें तैयार करनी है। यदि ये आ जाती हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत ही लकी हैं। लेकिन मैंने संकलित करने का आपको उद्देश्य बता दिया है केवल और केवल ये कि आपको केवल थोड़ा सा आइडिया हो जाएगी मैप की तैयारी किस प्रकार के स्थानों के साथ करनी है। तो मानचित्र में जो दो प्रकार के मानचित्र हैं, एक तो इंडिया है और एक वर्ल्ड है। तो इंडिया वाले में बोकारो, सेलम, भिलाई, पटना, लद्दाख, सीमापुरी, ये कुछ जगह हैं जो फेमस हैं उद्योग के कारण या अन्य किसी पॉलिटिकल कारण से। तो ये जो है ये इसलिए यहाँ पर ली गई हैं। तो इस प्रकार की जो जगह हैं वो पूछी जा सकती है। फिर अगला हम लेते हैं कि कुछ जो क्षेत्र हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत के सूती वस्त्र के जो क्षेत्र कौन से हैं, लौह इस्पात के क्षेत्र कौन से हैं, कोयला क्षेत्र कौन से हैं। तो ये इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं भारत के मैप में। दूसरा जो प्रश्न है वो दूसरा जो मैप है वो विश्व मानचित्र है। उसमें दिखाने के लिए आपको पता ही है कि पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया और इंडिया के जो आसपास के क्षेत्र हैं, पड़ोसी देश हैं, उसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं, उसके पास जल क्षेत्र कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। फिर दूसरा पॉइंट यदि लिया जाए तो विश्व के प्रमुख भौगोलिक प्रदेश, विश्व के कहाँ कौन कौन से भौगोलिक प्रदेश हैं वो आपको विश्व के मैप में तैयार कर लेना चाहिए। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यानी कई बार पूछे गए हैं, तो उनको भी आप तैयार कर लीजिए। फिर अगली चीज़ है महासागरीय जल धाराएँ। कई बार क्या है कि जल धाराओं की बात कर लेता है कि ये जल धारा किस जल क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो भी आप तैयार कर लें। और एक है कि उस समय जो रिसेंटली जो शहर या जो जगह के नाम थोड़े से चर्चा में रहते हैं, तो वो भी मैप में आने के चांसेस हैं उनके बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं में से मैंने कुछ आपको आइडिया देने के लिए कुछ जगह को चुना है, तो वो भी आप यहाँ नोट कर लें। जैसे संघाई है, बीजिंग है, ये दोनों आपके चीन के शहर हैं। और फिर उसके बाद में है रूस है, यूक्रेन है, टोरंटो है, ये रिसेंटली थोड़े से चर्चा में रहे हैं, तो इनको मैप में पूछा जा सकता है, तो वो आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो आप मैप में मैप डाल के तैयार कर सकते हैं, और संभवतया एग्ज़ाम से 24 घंटे पहले आपको पेपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो पेपर के लिए, इस भूगोल वाले पेपर के लिए मैं सभी भूगोल के विद्यार्थियों को शुभकामना देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और आप बहुत ही अच्छे अंकों से इस पेपर में सफल हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले और एक सूचना साथ में ये भी है कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि 10th के बच्चों की भी इसी प्रकार से हम हेल्प करते रहें, और 10th के भी सभी बच्चों को सभी जो पेपर हैं उपलब्ध करवाने का प्रॉमिस तो मैं नहीं करता, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो सभी जो पेपर्स हैं वो उनको एग्ज़ाम से 24 आवर या 48 आवर्स पहले उनको उपलब्ध करवा दिए जाएं। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। यदि आप सभी का साथ रहा, दुआएं रहीं, तो कोशिश सफल भी होगी
और 12th के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आर्ट के जो मुख्य मुख्य सब्जेक्ट हैं उनका कोशिश किया जाएगा कि उन्हें भी इसी प्रकार से मैं सहायता उपलब्ध कराता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोबारा आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं।